मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं 23 की परिक्रमा। 23 की परिक्रमा का पड़ाव आ पहुंचा है भोपाल के महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों में से गोविंदपुरा सीट। जी हां, बीजेपी का गढ़ कही जाती है ये सीट और बेहद महत्वपूर्ण ये सीट। इस क्षेत्र की यदि बात करें तो स्वर्गीय बाबूलाल गौर, जिन्होंने यहां से लगातार चुनाव जीता, वर्तमान में उनकी पुत्र वधू कृष्णा गौर यहां से विधायक हैं। वहीं आपको बता दें कि ये सीट बीजेपी की परंपरागत सीट तो रही है। यदि विकास की बात करें तो यहाँ विकास हुआ। बाबूलाल गौर ने न सिर्फ यहाँ विकास किया था, कृष्णा गौर यहाँ अभी जो मुद्दे उनके लिए लड़ रही हैं, बल्कि पूरे भोपाल का कायापलट करने वाले बाबूलाल गौर ही हैं। ऐसे में विधानसभा क्षेत्र की जनता का भरपूर प्यार मिला है। 2018 के जो चुनाव के नतीजे हैं उसके बाद कई ऐसी समस्याएं हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको अभी पूरा करना बाकी है। तो वो कौन सी समस्याएं हैं, कौन से मुद्दे हैं जिन पर गोविंदपुरा की जनता इस बार अपने प्रतिनिधि को चुनने जाएगी? आइए मेरे साथ शुरू करते हैं गोविंदपुरा विधानसभा सीट का सफर और इस क्षेत्र को समझने, जानने और लोगों की मन की स्थिति को जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार उनका दिल क्या कह रहा है। भोपाल जिले की गोविंदपुरा विधानसभा सीट 2018 में बीजेपी ने दर्ज की जीत। कांग्रेस को मिली 2018 में हार। कांग्रेस के गिरीश शर्मा चुनाव हारे। 2018 में करीब 46,000 वोटों से जीती बीजेपी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल गौर की परंपरागत सीट। स्वर्गीय बाबूलाल गौर की बहू है कृष्णा गौर। महापौर भी रह चुकी है कृष्णा गौर। 2013 में भी बीजेपी ने दर्ज की थी जीत। 2013 में बाबूलाल गौर जीते चुनाव। कांग्रेस 2013 में थी दूसरे नंबर पर। कांग्रेस के गोविंद गोयल हारे थे चुनाव। 2008 में बीजेपी ने दर्ज की थी जीत। बीजेपी के बाबूलाल गौर जीते थे चुनाव। कांग्रेस की विभा पटेल हारी थी चुनाव। 1974 में पहली बार चुनाव जीते थे बाबूलाल गौर। लगातार 7 बार किया प्रतिनिधित्व। अब क्षेत्र की कमान बहू कृष्णा गौर के हाथ में। इलाके में विकास की बात की जाए तो जो महत्वपूर्ण विकास या कहें जो मुख्य काम बीते 4 सालों में हुआ है, उनमें ये भानपुर खंती भी है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। 36 एकड़ में कभी सिर्फ पूरे भोपाल का कचरा इकट्ठा किया जाता था। ये कचरे का ढेर था। लगभग 2 से 3 किलोमीटर आसपास के लोग बदबू से परेशान रहते थे। लेकिन अभी जो कायाकल्प हुआ है भानपुर खंती का, उसने वाकई लोगों को राहत दी है। ये बड़ा काम जरूर है। गोविंदपुरा क्षेत्र को जब समझने की कोशिश कर रहे हैं हम दरअसल, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा राजनीति के हिसाब से एक्टिव यदि हिस्से की बात करें तो वो ये क्षेत्र है जो इस वक्त जहां मैं खड़ी हुई हूँ। ये दरअसल है यादव टी स्टॉल और कहते हैं कि यादव टी स्टॉल पे राजनीति की बातें भी होती हैं, गोविंदपुरा क्षेत्र के विकास की बात भी होती है, वादे होते हैं। और ऐसे में चाय की दुकानों पर, चाय पर जो चर्चा होती है वो बेहद महत्वपूर्ण है हमारे देश के संदर्भ में भी, देश के लिहाज से भी और इस बार के चुनाव के लिहाज से, यानी 2023 के चुनाव के लिहाज से। तो आइए यहाँ पे समझते हैं और इस वक्त जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी, यादव टी स्टॉल, बहुत सुना है इसके बारे में और नेता, यहाँ के लोग तमाम यहाँ इकट्ठा होते हैं, राजनीति की चर्चा करते हैं। 2023 के चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं? 2023 के चुनाव के लिए हमारा गढ़ तो बीजेपी का गढ़ है, जो आज से 20-25 साल से जो बीजेपी का गढ़ रहा है अभी तक का, और आने वाले टाइम में भी वही रहेगा क्योंकि उनने यहाँ का विकास किया है सब। तो हम ये चाहते हैं कि आने वाले टाइम में भी यहाँ बीजेपी का ही रहे। किस तरह के विकास की उम्मीद कर रहे हैं? मतलब अभी क्या ऐसे काम हैं जो अभी और होना चाहिए इस क्षेत्र में? सड़कें ठीक होनी चाहिए सबसे पहले तो। ये जो पोलिंग पे लाइट वाइटें बंद पड़ी रहती हैं, इनको भी चालू होने चाहिए। स्ट्रीट लाइट? हाँ, बस बाकी तो सब ठीक ठाक है। अच्छा, तो कह रहे हैं स्ट्रीट लाइट और सड़कों का कुछ काम बाकी है जो कि जरूर होना चाहिए। आज लाखों बच्चे पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहे हैं। इस पे तो कोई भी विधायक, सांसद, मंत्री आज तक मैंने देखा है कोई भी अमल नहीं करता।
समझी। इस मुद्दे पे मैंने आज तक किसी पार्टी को नहीं देखा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बहुजन हो, कोई भी पार्टी। इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं अपने जनप्रतिनिधि से? जनप्रतिनिधि से इस क्षेत्र में तो मैंने विकास अभी तक नहीं देखा, सीधी बात जो है। मैं जब से यहाँ बैठ रहा हूँ तो विकास इस क्षेत्र में काफी टाइम से नहीं। रोड भी आप देख रहे हो, कल डाल के गए डामर यहाँ पर। मुझे नहीं लगता आगे भी विकास होगा। गोविंदपुरा क्षेत्र की समस्याओं को जानते हुए समझते हुए हम इस वक्त जहां मौजूद है वो है कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय। ये महत्वपूर्ण अस्पताल है दरअसल इस क्षेत्र का, जहां पर लगभग 50,000 से ज्यादा कर्मचारी जो हैं अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए आते हैं। जब उन्हें कोई दिक्कत होती है स्वास्थ्य संबंधी वो यहाँ आते हैं। हालांकि यदि इस ईएसआई अस्पताल की बात करें तो कई ऐसी सुविधाओं का अभाव है। वाइफ की बहुत तबीयत खराब थी, कल रात में मैं यहाँ पे लेके आया, मैं इमरजेंसी बात में 10 बजे रात में लेके आया। किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था देख पा रहे हैं क्या अस्पताल में? आपको लगता है और जरूरतें होनी चाहिए किस तरह की? जी जरूरतें होना चाहिए। अब जैसे मैं वहाँ पे गया तो 62 नंबर में बोला 2 दिन की छुट्टी, आज काम नहीं होगा। परेशानी तो बहुत है यहाँ पर आने में, लगता है मंडी डिप से, लेकिन लोग के नहीं ऐसा ऊंची आवाज में भी बात कर देते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि जब कोई व्यक्ति अपनी हेल्थ को लेकर कोई उसको समस्या है, कुछ परेशानी है, कुछ समझना चाहता है तो उससे उतने ही प्यार से व्यवहार करने की आवश्यकता है, उतना ही उससे प्रक्रिया को आसान करने की आवश्यकता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब हम अस्पतालों में जाते हैं तो वहां प्रक्रियाओं का हवाला देते हुए जान को एक किनारे रख दिया जाता है। गोविंदपुरा का भेल यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसका ध्येय वाक्य है उत्पादन के लक्ष्य को पाना है, भेल को सफल बनाना है। ये तो ठीक है, लेकिन भेल में जो कर्मचारी असंगठित और संगठित क्षेत्र के जो कर्मचारी यहाँ रहते हैं वो आज भी सुविधाओं के लिए और सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं। दरअसल खासतौर पर जब बात अस्पतालों की हो तो पटरी के उस पार तो काफी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन पटरी के इस पार 300 बेड के अस्पताल की जरूरत आज भी है। क्षेत्र की यदि बात की जाए तो यहाँ पर प्रमुख 4 मार्केट हैं, गांधी मार्केट, कस्तूरबा मार्केट, इसके अलावा नेहरू मार्केट और विजय मार्केट। इस वक्त जहां पर हम हैं वो है विजय मार्केट के द्वार पर, विजय द्वार पे। दरअसल इस क्षेत्र में विजय हमेशा बीजेपी की होती आई है, लेकिन यदि मार्केट की बात हो रही है तो जाहिर तौर पर व्यापारियों की बात भी होगी। और यहाँ के व्यापारियों की जो बड़ी समस्या है वो ये है लीज रिन्यूअल की, जिसके लिए लंबे समय से वो संघर्ष कर रहे हैं। अब उम्मीद तो हमें जैसे ऐसा अभी भी नहीं है, और क्योंकि इतने सालों से अपन लगे आ रहे हैं, जब से सालों से लड़ाई हमारी जारी है कि, और बाकी बीएचईएल के हाथ में मार्केट है तो बीएचईएल ने मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी ध्यान देना ही बंद कर दिया है काफी सालों से। कृष्णा गौर जी, उनने निरंतर करीब 5 साल से प्रयास किया। कई साल वो मतलब कई बार ये समझ लो आप दिल्ली भी वो हमारे साथ भी 10-20 बार गई और उद्योग मंत्री से मिली। उसके बाद हम लोगों की चर्चाएं चलती रही, कहीं ना कहीं डिस्प्यूट ये रहा कि उद्योग मंत्री नहीं है, कभी उनके कारपोरेट के चेयरमैन नहीं है। तो इन समस्याओं को धीरे धीरे लड़ते अब कोई निष्कर्ष निकलने की कगार पे। इसकी परिक्रमा का पड़ाव इस वक्त मौजूद है गोविंदपुरा विधानसभा सीट पर, दानिश नगर में इस वक्त हम मौजूद हैं। बीजेपी और कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो रहवासी हैं, जो रेसिडेंशियल एरियाज हैं, उनमें जिस तरह का विकास की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि लगातार गौर परिवार को प्रेम मिलता रहा है, स्नेह मिलता रहा है। ऐसे में 2023 के वो कौन से मुद्दे होंगे दरअसल जो लोग अपने जहन में लेकर पोलिंग बूथों तक पहुंचेंगे? सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, विधायक महोदया ने जो वादे किए क्या वो पूरे हुए बीते 4 साल में? D3 दानिश नगर, यहाँ की ज्वलन समस्या है ड्रेनेज सिस्टम। आए दिन जो है सीवर लाइन जो डला है चौक होते रहता है और आजू बाजू के प्लाटों में जो गड्ढे भागे उसमें भरते रहते हैं। आजू बाजू के रहवासियों को बहुत ही दुर्गंध का सामना करना पड़ता है। नर्मदा जल कनेक्शन की मांग है यहाँ पे सबसे ज्यादा, कि वो दूसरे हमारे विकास कार्यों की तरफ कभी ध्यान देते नहीं है। वैध टैक्स देने के बाद भी हमारे यहाँ जो है कॉलोनी हैंडओवर नहीं हुआ है, और इस हैंडओवर नहीं होने के कारण जो है ना यहाँ पे कोई काम नहीं होता। इस कॉलोनी का यदि हैंडओवर नगर निगम को हो जाए तो सारी मूलभूत सुविधाएं मिलने लगेंगी, मगर मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं मिलती? ना तो नगर निगम के पास जाओ तो बोले वो उनके पास जाओ। अभी काम बहुत सारे अधूरे पड़े हैं, और ये समस्या सिर्फ D3 की नहीं है, पूरी दानिश नगर की D3, D2, D1 रोड नहीं बना हुआ है यहाँ, और मैं यहाँ स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ रह रहा हूँ कई सालों से। तो रोड की बड़ी समस्या है, रोड नहीं बना हुआ है। और दूसरी बड़ी समस्या ये है कि इधर ये नगर निगम का डंपिंग यार्ड है, तो वो क्या करते जी,
नगर निगम का जो डंपिंग यार्ड है वो लोग क्या करते हैं कि मेन रोड पे जितना भी कचरा है उसको जलाते हैं, तो उसके जितने भी फ्यूम्स हैं, खतरनाक हार्मफुल जो केमिकल्स वाले फ्यूम्स हैं, वो सब यहाँ रहने वाले जो लोग हैं उनको बड़ी दिक्कत हो रही है। तो 23 की परिक्रमा में अब हम उस पड़ाव पर हैं, गोविंदपुरा विधानसभा सीट पर, जहां हम जानने की कोशिश करते हैं जनता की राय और कांग्रेस और बीजेपी क्या कह रहे हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण है। विधायक महोदय ने काफी कुछ कार्य किया है, पहले भी बहुत सारे कार्य जो पेंडिंग में थे उन सब कार्यों को पूरा किया है और आगे भी उनका सतत प्रयास जारी है। वो विकास यहाँ पे ज्यादा महत्व नहीं रखता है, यहाँ पे तो व्यक्तिगत बहुत ज्यादा महत्व रखता है। 2010 से भर्ती नहीं हुई अभी, वो तो सभी जगह ऐसे ही है। कांग्रेस की सरकार थी, क्या उसने कांग्रेस की सरकार ने क्या भर्ती किया है क्या? बीजेपी हमेशा दोहरी नीति पे काम करती है। मुखौटा कुछ और होता है, चरित्र कुछ और होता है, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। भारतीय जनता पार्टी किसी को भी टिकट दे दे, वो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट रहता है, व्यक्ति विशेष को नहीं देखती भारतीय जनता पार्टी। पोलिंग बूथ तक जाएंगे और विश्वास तो मोदी जी पर ही करेंगे। मैं अपने काबिल भाई तोरण सिंह मीना और किशन चौरेन जी की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। उसका कारण ये है कि बीजेपी हमेशा दोहरी नीति पे काम करती है। मुखौटा कुछ और होता है, चरित्र कुछ और होता है, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। आप विकास की बात करें, आप जहां खड़े हैं, कैमरामैन साहब से निवेदन करूंगा वहां सड़क पे नीचे कैमरा मारे, अभी दिख जाएगा क्या हालत है सड़कों की। अपन दूर की बात क्यों करें, हाथ कंगन को आर्ची क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। दूसरी बात, मैं एक बहुत बेसिक मुद्दे पे मैं आता हूं, आप सबका जवाब देना। मैं बेसिक मुद्दे पे आता हूं जिसको ये लोग कभी शायद सोच भी नहीं पाए होंगे। आज केवल बीएचएल के सराउंडिंग एरिया में 800 से 900 कॉलोनियां ऐसी हैं जिन्हें सो कॉल्ड अवैध कह के पुकारा जाता है। और थोड़ा सा बीजेपी के अधिकारियों को भी देखना चाहिए रोडों का और जो समस्या है। जैसे हमारे बीएचएल की समस्या है, तोरण सिंह मीना जी ने बताया कि ये सरकार का मुद्दा ना होके बीएचएल इसकी देखरेख करता है, जो बीएचएल बाहर नगर निगम को या सरकार को हाथ लगाने नहीं देता है। परेशानियों से रूबरू जनता हो चुकी है और उनको उसी परेशानियों से हम लोग जाते लगे। देखिए सोनल जी, वास्तविकता ये है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो हालात बने हुए हैं, गोविंदपुरा हो चाहे और भी दूसरी जगह हो, सभी जगह स्थिति, महंगाई कहाँ पहुंच गई, पेट्रोल कहाँ पहुंच गया, बेरोजगारी कहाँ पहुंच गई, भ्रष्टाचार कहाँ है, अत्याचार कहाँ है, सारी चीजों के देखने के बाद आप देखें कमलनाथ जी ने 15 महीने की सरकार में जो काम किए थे आज तक कोई नहीं कर पाया। 1 रुपए यूनिट बिजली चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो सबको दी। सर गोविंदपुरा में क्या क्या बदला कमलनाथ जी ने, बस वो बता दीजिए। गोविंदपुरा के अंदर जो हालात थे वो अपने आप में बदल नहीं पाए, क्योंकि यहाँ के विधायक दूसरे भारतीय जनता पार्टी के थे, उन्होंने कुछ काम किया ही नहीं, उन्होंने कोई योजना दी नहीं। कमलनाथ जी ने पूरे प्रदेश के लिए 27% ओबीसी को आरक्षण दिया, पुजारियों का मानदेय बढ़ाया, गरीबों की पेंशन बढ़ाई, 1000 गौशालाएं बनाई और 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी। क्या क्या नहीं किया कमलनाथ जी ने। और आज भी हम कहते हैं हम 500 रुपए में सिलेंडर गैस सिलेंडर देंगे, सरकार जाना चाहिए, महंगाई खत्म करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने मैडम, भारतीय जनता पार्टी ने 370 का वादा किया था, 370 हटाई, 1500 रुपए 15 लाख का वादा कहाँ गया? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ झूठा वादा कौन सा था, कौन सा चुनावी जुमला था, कहाँ है वो 15 लाख? अब काम प्रगति पर है, आप लीजिए। हताईखेड़ा में 100 बिस्तर इसी साल बनेगा, इस साल बन जाएगा, काम जारी है, दूसरा स्लैब भी डल चुका है। बीजेपी को देंगे सरकार, इनमें चले जाएंगे, कांग्रेस को देंगे, बीजेपी को जाएंगे, इसलिए इनको देना नहीं चाहती है। वो चाहती है हम ऐसी सरकार बनाए जो हमारे लिए काम करे। जमीन जो है वो लीज फ्री कर दीजिए, रेसिडेंशियल जो लोग हैं उनको थोड़ी राहत पहुंचाइए। मैं बात कर रही हूँ जो शक्ति नगर है, साकेत नगर, इस क्षेत्र की, इसके लिए कुछ सोच रखा है आप लोगों ने? देखिए मैडम, इसकी बात दिल्ली में चल रही है, माननीय विधायक महोदय जी के माध्यम से, माननीय हमारी सांसद महोदय जी के माध्यम से ये बात विचाराधीन है और इसकी कई मीटिंगें भी हो चुकी हैं। अब वो निर्णय जब भी आएगा वो आप सबके सामने। 2023 के लिए इधर बीजेपी को भी जो ग्राउंड रिपोर्ट मिल रही है वो कोई बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए दोनों ही पार्टियों ने जोर लगाया। इस बीच अपनी संभावनाएं तलाश रही है आम आदमी पार्टी भी, लेकिन संभावनाएं कोई भी तलाशे, असल जो है जो कि सपना दिखाएगा, पार्टियों को जीत दिलाएगा, वो है जनता। और जनता के मूड को भांपना आखिरी तक संभव नहीं है जब तक वो पोलिंग बूथ पर चले न जाए। गोविंदपुरा विधानसभा सीट की जब बात हो रही है तो जाहिर तौर पे वर्तमान विधायक जो हैं उनसे तो चर्चा होगी ही, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि पिछली बार कौन 2 प्रतिद्वंदी आमने सामने थे। तो आमने सामने थे गिरीश शर्मा जी जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट थे, और जो कृष्णा गौर हैं जो कि वर्तमान विधायक है गोविंदपुरा सीट से, उनसे उन्होंने चुनाव लड़ा था। ऐसे में कृष्णा गौर विधायक जरूर बनी,
जीत उन्होंने जरूर दर्ज की, लेकिन यदि गिरीश शर्मा जी की बात की तो काफी कुछ चेंज आया। मध्य प्रदेश की सरकार जहां 2020 में बदल गई, यानी सत्ता पलट गई 15 महीने के बाद, इधर गिरीश जी जो हैं वो भी बीजेपी में शामिल हुए। ऐसे में अब ये विधानसभा क्षेत्र का जो चुनाव है यानी 2023 और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। गिरीश जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। क्या देख रहे हैं 2023 में गोविंदपुरा सीट की यदि बात करें तो वो बदलाव जो सरकार से लेकर गोविंदपुरा सीट तक हुआ, उसके बारे में सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे। निश्चित तौर पर गोविंदपुरा विधानसभा जिस तरीके से जनसंख्या और आबादी के हिसाब से भी बहुत वृहद है और ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सीट में भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ 4.25 लाख वोटर अभी हो चुके हैं। क्षेत्रफल के लिहाज से भी विभिन्न क्षेत्रों के वर्गीकरण करते हुए भी क्षेत्र बहुत बड़ा है। तो विगत 40-50 वर्षों से इस क्षेत्र ने कई बार बाबूलाल गौर जी को चुना और कई बार वो मंत्री रहे मध्य प्रदेश शासन में, नेता प्रतिपक्ष रहे जब सरकार नहीं रही, और एक बार मुख्यमंत्री भी रहे। उनकी यही पुत्र वधू जो आज विधायिका हैं, ये इस भोपाल शहर की मेयर भी रही। तो गोविंदपुरा क्षेत्र ने भारतीय जनता पार्टी को दिल खोलकर दिया है। निश्चित तौर पर गोविंदपुरा की जो अपेक्षाएं हैं समय अनुसार वो पूरी हो भी रही हैं और कुछ चीजें अनवरत जो समस्याओं के रूप में हैं वो भी कहीं ना कहीं बनी हुई हैं। उन सब चीजों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इतने बड़े क्षेत्र में जिसने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद पिछले 40-45 सालों में हमेशा दिया है, तो वहां की जनता आशा भरी निगाहों से सत्ता की तरफ देखती भी है और होना भी यही चाहिए। तो आज हमारे गोविंदपुरा क्षेत्र में जैसे बीएचएल का कारखाना है, एक समय पर उसमें 30,000-33,000 कर्मचारी काम करते थे। आज उस कारखाने में करीब 2,000 कर्मचारी बचे हैं। तो निश्चित तौर पर उस कारखाने की भी अपनी समस्याएं हैं। वहां ठेका मजदूर 8 से 10,000 लोग काम करते थे, उनके नियमितीकरण की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। हमने जब एक प्रोजेक्ट बनाया जवाहरलाल नेहरू अर्बन मिशन के तहत, जो पैसा आया वो नर्मदा के लिए आया कि घर घर नर्मदा जल होगा। चूंकि पुराने शहर में बड़े तालाब और बहुत विभिन्न जल के स्रोत थे, उनसे पानी दिया जाता था, लेकिन जो डेडिकेटेड गोविंदपुरा के लिए नर्मदा जल मिला था, कहीं ना कहीं गोविंदपुरा के साथ अन्याय हुआ और आज भी गोविंदपुरा में नर्मदा जल की आस लिए लोग बैठे हैं, क्योंकि पानी एक आवश्यक व्यवस्था होती है। गोविंदपुरा की एक समस्या कॉलोनी हैंडओवर की है। नगरीय निकाय में बहुत समय से गोविंदपुरा के लोग मताधिकार भी कर रहे हैं और भोपाल शहर का करीब 80% प्रॉपर्टी टैक्स जो भोपाल नगर निगम को मिलता है वो गोविंदपुरा क्षेत्र देता है। तो निश्चित तौर पर सुविधाओं का पहला हक तो गोविंदपुरा क्षेत्र का होना चाहिए। और आज इतने 30 से 35 साल पुरानी कॉलोनी जब बूढ़ी हो चुकी है तो उन कॉलोनियों को हैंडओवर नगर निगम को करना चाहिए। ये मेरी पुरानी मांग रही और ये मांग आज भी है। केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, 19 साल का शासन हो गया, बामुश्किल कांग्रेस को आपने रहने दिया 15 महीने। ऐसे में महत्वपूर्ण ये है कि गोविंदपुरा को लगातार गौर परिवार को गोविंदपुरा की जनता का साथ मिला, प्यार मिला, आशीर्वाद मिला। गिरीश जी, दिक्कत कहाँ आ रही है फिर इतनी समस्याओं को लेकर? अभी हम क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे, स्ट्रीट लाइट, रोड्स, अस्पताल, ये तो विधानसभा चुनाव के मुद्दे हैं ना। मेरा यही मानना है कि गोविंदपुरा ने, मैंने अपनी बात में ये कहा भी कि भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दिया है। मैं पिछला चुनाव लड़ा हूं, कांग्रेस से उसी क्षेत्र से लड़ा हूं और इन्हीं मांगों को लेकर लड़ा हूं। तो मेरा यह मानना है कि अब इन मांगों को सशक्त तरीके से उठाने का समय भी आया है और समय होना चाहिए था, पहले भी इन मांगों को पूरा होना चाहिए। जनता की जो मूलभूत आवश्यकता जो नगर निगम के माध्यम से, विधानसभा के माध्यम से पूरी की जा सकती है, उसमें निश्चित तौर पर कृष्णा गौर जी चूंकि प्रथम बार की विधायक हैं तो थोड़ा समय उनको लगेगा और वो निरंतरता से इन समस्याओं को रख रही हैं। लेकिन पूर्व काल में जिन समस्याओं को बेहतर प्लान के तहत हल किया जाना चाहिए था, कहीं ना कहीं उसमें गोविंदपुरा की जनता ने कभी ना कभी अपने आप को उपेक्षित सा महसूस तो किया है। अच्छा, एक चीज बताइए, आप तो चूंकि उनके साथ अपनी टक्कर दी उनको, ऐसे में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है कि इस बार कांग्रेस ही बड़ी उम्मीद लगाई है और वो 2020 के घटनाक्रम के बाद उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, तो उम्मीद करनी चाहिए गोविंदपुरा क्षेत्र में कांग्रेसियों को कि नहीं? देखिए, कांग्रेस के साथ दूसरी विडंबना है। एक तो विचारधारा का एक सम्मिश्रण जो सही होना चाहिए वो नहीं है। तो ये जरूर कहा जा सकता है, गिरीश जी जिस तरह से बोल रहे हैं, काफी मुखर होकर बोल रहे हैं, साहसिक होकर बोल रहे हैं, और 2023 का जो चुनाव है मध्य प्रदेश के संदर्भ में वो वाकई में बेहद इंटरेस्टिंग होने जा रहा है,
क्योंकि न सिर्फ कांग्रेस, बीजेपी, उसके भी दिल में इस वक्त धक धक है। तो जनता जो है वो क्या सोचती है तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, साहस से अपनी बात कहना, ये कॉन्फिडेंस अब पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी आ रहा है। गोविंदपुरा विधानसभा सीट औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है। यह ऐसा इलाका है जो भेल होने की वजह से इसकी उम्मीदें काफी बड़ी थी। यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का मदर प्लांट है। भारत में जितने भी भेल के प्लांट है उसमें मदर प्लांट भोपाल में है और ऐसे में यहाँ की उम्मीदें बड़ी थी, लेकिन उम्मीद के मुताबिक यहाँ विकास नहीं हुआ। एक समय लोग भेल को देखने आते थे, लेकिन आज यानी 2023 चुनाव के नजदीक आते आते जब हम भेल का भ्रमण करते हैं तो इसकी तस्वीर कुछ बदली हुई है। इस वक्त जो आप मेरे साथ देख रहे हैं वो बीजेपी नेत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश बाबूलाल गौर जी की पुत्र वधू हैं और साथ ही साथ वर्तमान में गोविंदपुरा सीट से विधायक हैं। कृष्णा गौर जी इस वक्त हमारे साथ हैं। कृष्णा जी, बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कृष्णा जी, बीजेपी का गढ़, ये सीट जिसे कहते हैं गोविंदपुरा सीट, अद्भुत प्यार, अपार प्रेम, स्नेह आपके परिवार को इस सीट से मिला है। 2018 और अब 2023 में कुछ चंद महीने हैं जब एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतरना है। कितना कर पाए, कितना संतुष्ट है अपने काम के इस 4 साल के? देखिए, मुझे लगता है कि गोविंदपुरा विधानसभा भौगोलिक दृष्टि से अगर देखें तो जरूर विधानसभा होगी, लेकिन इतने वर्षों से ये हमारे लिए एक परिवार हो गया है और यहाँ की जनता भी हमें परिवार के मुखिया के रूप में आदर देती है, सम्मान देती है, आशीर्वाद देती है और उन्हीं के आशीर्वाद के कारण हम उस क्षेत्र का विकास करते हैं, जनता की सेवा करते हैं। पिछले 5 वर्ष के दौरान, मेरी बात सच है, समय कम मिला काम करने के लिए क्योंकि कोविड का संकट काल था। कोविड के कारण 2 से 3 वर्ष हमारे व्यर्थ गए हैं। ये 4 साल में उम्मीद करे थे, वो नहीं हुआ। तो क्या आप जनता से वादा करते हैं कि अगले टेन्योर में वो पूरी तरह हो जाएगा? क्योंकि कल मैं जब आपके क्षेत्र की परिक्रमा कर रही थी तो दानिश नगर है, अवैध कॉलोनियों का एक मामला है, नगर निगम यदि होल्ड कर ले तो कुछ सुविधाएं वहां लोगों को मिलेगी। ये समस्याएं जो अभी आपने कही, वाकई में लोग 2-4 हो रहे हैं। उम्मीदें बहुत थी, कह रहे हैं, आश्वासन तो देती हैं कृष्णा जी, लेकिन पूरे कब होंगे अभी भी इंतजार है उन्हें। हाँ, स्वाभाविक रूप से, और जो जिसको अपना मानते हैं अपेक्षा भी उन्हीं से होती है। 300 बेड के अस्पताल की मांग लंबे समय से, लगभग 25 सालों से, क्या उसे पूरा करने में कहीं दिक्कत आ रही है या क्या है वो वजह? नहीं, देखिए, मेरे विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है। तो एम्स का अस्पताल हमारे यहाँ इस क्षेत्र में था जिससे उनकी जरूरतें पूरी होती थी, लेकिन हमारा एक क्षेत्र उधर का था जो आनंद नगर से पीछे वाला था, वो पूरा क्षेत्र हमारा स्वास्थ्य सुविधाओं से छूटा हुआ था। और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जब मैंने ये प्रस्ताव रखा था तो उन्होंने सहर्ष इसकी स्वीकृति दी। विधानसभा क्षेत्र जब आपके गए तो वहाँ स्ट्रीट लाइट्स और रोडों को लेकर लोगों ने कहा कि यहाँ अभी काम, हालांकि ये विकास एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन ये जरूरी है, स्टूडेंट्स काफी रहते हैं, उनको रातों में दिक्कत होती है, वो काम जल्द होगा? हाँ, नहीं, स्वाभाविक रूप से हमारा काम सतत चलने वाला काम है। साल के 365 दिन हम विकास करते हैं और हम जानते हैं कि अगर हमने स्ट्रीट लाइट लगाते हैं तो कुछ दिनों के बाद फ्यूज हो जाती है, उसको फिर हम बदलते हैं, फिर लगाते हैं। लीज का एक बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। लीज रिन्यूअल के लिए आपने कई बार दिल्ली दौड़ भी लगाई है, वो समाधान कब होगा? व्यापारियों को राहत कब होगी? बीएचएल की बात आप कर रहे हैं। बीएचएल का जहां तक मामला है, ये बात सही है कि बीएचएल के जो मार्केट बने हुए हैं उन मार्केटों का संघर्ष, मार्केट के व्यापारियों का संघर्ष लंबा है, पुराना है और उसके लिए यहाँ पर कोई डिसीजन नहीं होता। यहाँ जब भी कोई डिसीजन होता है तो कॉर्पोरेट ऑफिस ही होता है। महिला होने के नाते आपकी पार्टी में टिकट वितरण को लेकर कई तरह की उहापोह चल रही है। ऐसे में आप महिला होने के नाते कहते हैं बड़ी सॉफ्ट है कृष्णा जी, जैसे एक एक्टिव, आप मानती हैं इस बात को महिला होने के नाते कि सॉफ्ट हो जाती है महिलाएं, एग्रेसिवनेस नहीं रहता? महिलाओं का स्वभाव है, कहते हैं ना, महिलाओं को ममता का स्वरूप कहा जाता है, लेकिन मैं मानती हूँ कि वो शक्ति का अवतार भी होती हैं और वो हर रूप में आ जाती है। डिपेंड करता है कि आप किस रूप में उनको देखना चाहते हैं और वो जहाँ माता पार्वती भी बन जाती है वहाँ वो माँ काली का भी रूप धर सकती है। कई सारे दावेदार आपकी पार्टी में ही अपने हैं, क्या सोचती हैं कृष्णा जी 2023 को लेकर? नहीं, होता है। देखिए, राजनीति के क्षेत्र में काम करते हुए सभी को महत्वाकांक्षा होती है और सबको लगता है कि हमें पार्टी अवसर दे
पार्टी जिसको अवसर देती है वो आगे बढ़ता है। क्या सोचती हैं कि 2023 के वो कौन से बड़े काम है जो सबसे पहले करने हैं? और दूसरा ये कि यदि गुजरात फॉर्मूले पे पार्टी जाती है तो कृष्णा जी का क्या रुख है, क्योंकि वहाँ प्रचंड बहुमत मिला और पूरे मध्य प्रदेश में हुई विकास यात्रा इसका प्रमाण है। और जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी साल 24 घंटे में से 18 घंटे अहर्निश जनता की सेवा में लगे हैं, साल के 365 दिन इतनी सेवा करने वाला, इतना सक्रिय मुख्यमंत्री पूरे देश में अगर कहीं है तो वो मध्य प्रदेश में है। राज सिंह जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और 2023 हमारे लिए भी, हमारे गोविंदपुरा के लिए भी नई खुशियां, नई सौगातें लेकर आएगा। नए संकल्पों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश यही है कि आने वाले समय में, इस वर्ष में, नए वर्ष में हम गोविंदपुरा के लिए और बड़ी बड़ी सौगातें लेकर आए। एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हम अपने क्षेत्र की जनता को दें और जितनी भी उनकी समस्याएं हैं, प्राइवेट कॉलोनियां जितनी हैं, उन प्राइवेट कॉलोनियों की समस्याओं का हम निराकरण करें, क्योंकि सबसे मुश्किल काम हमारे लिए वही है। क्योंकि वह कॉलोनी ऐसी है कि न निगम उसमें काम कर सकता है, न रहवासी उसमें काम कर सकते हैं और कॉलोनाइजर और बिल्डर अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेते हैं। तो ऐसे समय में संतुलन बनाकर, बैलेंस बनाकर उन कॉलोनी के रहवासियों को विकास करके देना, ये हमारी जिम्मेदारी है। कृष्णा जी, और चूंकि 2023 में पार्टी का फोकस भी महिलाएं हैं, महिला नेत्री हमारे साथ है, पूर्व महापौर भोपाल की इस वक्त हमारे साथ है, उम्मीद बढ़ी है और बढ़नी भी चाहिए जब आपको इतनी शक्ति हो। केंद्र में भी बीजेपी, राज्य में भी बीजेपी और इसके अलावा गोविंदपुरा विधानसभा सीट पर भी बीजेपी। चलिए, आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा ये तो बाद में ही पता चलेगा। अभी टिकट वितरण है, उसके बाद फिर जो घोषणा पत्र है वो महत्वपूर्ण है। फिलहाल कृष्णा जी, आपने हमें इतना वक्त दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।